हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए उसमें एक और क्लास देखेंगे जो कि आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और ये एक तरह से मैराथन क्लास होगी। जो पार्ट 1 आपको दिया गया उसका पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में आपको कोशिश किया जाएगा कि अब बाकी का जो बचा पूरा मैथमेटिक्स का पार्ट है वो इस तरीके से सभी चैप्टर्स के निचोड़ के क्रम में भी समाप्त हो जाए। एक पार्ट इसका पहले आपको मिल चुका है, आज ये इसका दूसरा पार्ट होगा और आज ही ये संभवतः अंतिम पार्ट होगा, जिसमें आपका 2 पार्ट में मैराथन क्लास के जरिए भी एक तरह से संपूर्ण गणित समाप्त की गई है। ठीक है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहिए, अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करते रहिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके सामने लिखा है कि -19/29 का गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, साइन नहीं बदलेंगे, यानी चिन्ह नहीं बदलेंगे, चिन्ह यही रहेगा, बस केवल हर और अंश को बदल देंगे, यानी 19/29 को 29/19 कर देंगे बस। ये आपका आप देख रहे हैं, गुणा करने पर ऐसी संख्याएं जिनको गुणा करने पर 1 आता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ 7/9 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो आप तुरंत कहेंगे 9/7। ठीक, तो इसी तरीके से इसका गुणात्मक प्रतिलोम बस जस्ट पलट देंगे बस। ठीक है, 29/19। इसी तरीके से कोई भी संख्या क्यों ना हो, -3/5 है तो बस माइनस का 5/3। देखिए, इसमें चिन्ह को नहीं बदलते, चिन्ह वही रखते हैं। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम में बस केवल अंश को हर में और हर को अंश में बदल दिया जाता है बस। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम केवल इतना याद रखना है आपको। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए हैं और इसको डिटेल में मैंने चैप्टर वाइज में पढ़ा भी दिया है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बोला गया 30/278 का योज्य प्रतिलोम। योज्य यानी योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम ये होता है कि अगर एक संख्या प्लस है तो दूसरी माइनस ले लीजिए, अगर माइनस है तो उसको प्लस ले लीजिए बस। जैसे कहा जाए -6 का योगात्मक प्रतिलोम, तो आप कहेंगे +6। यहाँ पर बात हो रही योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम में दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 0 मिलना चाहिए। तो 0 तभी मिलेगा जब दोनों विपरीत चिन्ह वाले हों। एक -3 है तो अगला +3 बोलेंगे, एक अगर प्लस का 7 है तो अगला -7 बोलेंगे। यानी 7 का योगात्मक प्रतिलोम -7, -7 का +7, 3 का -3 का +3। यानी कि योगात्मक प्रतिलोम निकालते समय केवल आपको ये करना होता है, उन संख्याओं के चिन्ह को बदल देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, बस माइनस में बोल देंगे आप। ठीक, बस ये हो गया। तो इसी प्रकार से आप इस बात का ध्यान रखें कि योगात्मक प्रतिलोम में केवल चिन्हों को बदल दिया जाता है और गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या के अंश और हर को आपस में बदल दिया जाता है। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनको डिटेल में समझना है तो मैंने चैप्टर वाइज में पढ़ा दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सर्वसमिका है। सर्वसमिका क्या होती है? सर्वसमिका जो बराबर के दोनों पक्षों में समान चीज लिखी हो वही सर्वसमिका। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2x + 3 = 5। इसमें देखिए, इधर अगर आप x का कोई भी मान रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे, हर मान पे बराबर नहीं आएगा। जैसे मैं इधर x बराबर अगर x जहाँ पर है वहाँ पर अगर मैं x बराबर 3 रख दूँ, देखिए तो 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 9 हो जाएगा, इधर 5 है। सर्वसमिका वो होती है जिसमें दोनों पक्ष में कोई भी मान क्यों न रखें, x का कोई भी मान क्यों न रखें, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। पहली पहचान। दूसरी पहचान ये इस प्रकार से सीधे लिखा होता है, जैसे इधर कुछ लिखा है, बराबर के लेफ्ट हैंड पे कुछ लिखा है और राइट हैंड पे कुछ लिखा है, तो ये सर्वसमिकाएं नहीं, समीकरण को प्रदर्शित करते हैं ज़्यादातर। बस ये बात जरूर ध्यान रखें कि सर्वसमिका की मुख्य परिभाषा ये कहती है कि दोनों पक्षों में अगर मान कोई भी मान क्यों न रखें, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। जैसे इसमें आपने देखा 3 रखा तो बराबर नहीं हुआ, ये सर्वसमिका नहीं है। अगला देखिए, यहाँ पर लिखा 2 और ब्रैकेट में x + 1 = 2x + 2। तो इसको तो आप देखते ही बता देंगे कि ये सर्वसमिका है, क्योंकि दोनों पक्ष में समान चीज़ है। देखिए 2x + 2 अगर आप इधर गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x और 2 का 1 से भी करना पड़ेगा तो प्लस का 2, इधर देखिए 2x + 2 और इधर भी 2x + 2। जब ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि बराबर के दोनों तरफ समान चीज़ें लिखी हैं तो ये सर्वसमिका है। ठीक है, अब आप जान रहे हैं कि ये सर्वसमिका है, इसमें कोई भी मान रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर होंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ 3x - 5 और इधर लिख दूं सीधे 3x - 15, तो आप देख रहे हैं इसी को गुणा करके दूसरे तरफ लिख दिया गया। देखिए 3 का x से 3x, 3 का 15 से 3 × 5 = 15। तो आप देख रहे हैं कि ये एक सर्वसमिका होगी। इस तरीके की चीजें जो दोनों पक्ष बराबर होते हैं सर्वसमिकाएं होती हैं। और आप सभी जानते हैं ये जो आप a + b का होल स्क्वायर ये सब पढ़ते हैं, ये भी क्या होता है, जैसे a² + b² + 2ab, ये सब सर्वसमिकाएं होती हैं। ठीक, इधर इधर आप मान कुछ भी रखें, आंसर एक ही आएगा। ठीक है,
तो ये सब बातें आप बहुत अच्छे से जाने रखिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, आप जानते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, सभी सर्वसमीकाएं कही जाती है, आइडेंटिटीज, क्योंकि इनमें एक्स का कोई भी मान, ए बी का कोई भी मान रखेंगे, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो सामान्यतया अभी जो आप में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो इन्हीं तरीके के पूछे जा रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखिए दोनों पक्ष में समान चीज अगर लिखी आ रही है तो वो चीज क्या होगी, सर्वसमीका होगी। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे मैं बोलूं कि x और यहाँ पर x माइनस 3 और इधर लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, क्या ये सर्वसमीका है? देखिए बिल्कुल, x का जब x से होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस है, फिर 3 का x से होगा तो 3x हो जाएगा, और उधर तो x स्क्वायर माइनस 3x है ही। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों तरफ एक ही चीज़ें आ रही हैं, इसका मतलब ये जो चीज़ गिवन थी आपको ये भी एक सर्वसमीका है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं देखने को, और आप उनको कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये हो गया, ये सर्वसमीका है, ये नहीं है। अब देखिए ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ये सर्वसमीका नहीं है, समीकरण है, क्योंकि 4x बराबर आपको लिया गया है 2x प्लस 6, इधर कुछ और लिखा, इधर कुछ और लिखा, ये सर्वसमीका नहीं है। और वैसे भी आप जानते हैं x एक तरफ करके सॉल्व करके आप समीकरण बना लेंगे, इसमें इधर कुछ मान रखेंगे तो इधर कुछ और आएगा। जैसे मैं कहूँ कि मैं x बराबर 5 रख देता हूँ, तो यहाँ देखिए 4 गुणे 5 हो जाएगा, 4 पंचे 20, और इधर देखिए आप अगर 5 रखेंगे तो इधर 5 दूनी 10 6 16 और इधर 20। देखिए दोनों पक्ष समान नहीं आए। और सर्वसमीका की पहचान ये होती है कि चाहे कोई भी मान क्यों न रखा जाए, पक्ष बराबर होंगे, दोनों ही पक्ष बराबर होंगे, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। और इसमें आप देखिए, अभी मैं आपसे अगर ऐसे कहता 4x प्लस 3 और इधर बोला होता 4x प्लस 12, आप देखिए ये सर्वसमीका है, क्योंकि इसको देखिए गुणा करेंगे 4x होगा, फिर इसको इससे करेंगे 4 ते 12 होगा, वही इधर लिखा है, ये सर्वसमीका। इसमें x का आप कोई भी मान क्यों ना डाल दीजिए, दोनों पक्ष बराबर आएंगे, चेक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप सर्वसमीका और समीकरण को समझना आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये क्या है, ये भी देखिए दोनों पक्ष में समान चीजें नहीं है, तो ये भी समीकरण है, सर्वसमीका नहीं है, यानी ये सर्वसमीका नहीं है। तो आप जान रहे हैं कि सर्वसमीका केवल ये वाली आई है बी पार्ट में जो लिखा था यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण देखिए दिए x/2 माइनस 1 बराबर 2, इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए एक एक प्रक्रिया करेंगे। हल करने का मतलब x का मान निकालना है। तो पहले संख्या एक तरफ कर लेते हैं, तो x/2 इधर रखेंगे, भाई ये -1 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, उधर उस तरफ 2 पहले से है, उसको लिखा रहने दीजिए, इस -1 को आप उधर ले जाइए तो प्लस का 1 हो जाएगा। कितना हुआ, 2 1 3, और इधर x/2, बटे वाली चीज़ उधर जाके गुणा हो जाएगी, जो चीज़ बटे होती है दूसरे पक्ष में जाके गुणे में हो जाती है, तो x बराबर 3 के साथ ये गुणा में हो जाएगी, यानी x बराबर 3 दूनी 6, ये आंसर हो गया। ठीक, ये लग गया। अगला देखिए समीकरण में क्या है, x प्लस 5x बराबर 15 प्लस 3x, इसको सॉल्व करना है, इसका सेकेंड पार्ट। तो ऐसे में जब दोनों पक्ष में x वाले, तो x वाले एक तरफ कर लीजिए, संख्याओं को एक तरफ कर लीजिए। जैसे मैं 5x इधर रोक के 3x को इधर ले आता हूँ, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में इधर माइनस हो जाएगा। और इस 7 को उधर भेज देता हूँ 15 के साथ, 15 इधर पहले से है, 7 इधर प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 5x में से 3x गया, 2x बचे, 5x में से 3x जाएंगे, 2x बचेंगे, 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा। x बराबर, अब x निकालना होगा तो ये गुणे में है। देखिए जब 2x 3x ऐसे लिखा होता है, जैसे 3x लिखा तो मतलब बीच में गुणा है, 2x लिखा है मतलब बीच में गुणा है, तो ये जो 2 है उधर जाएगा, गुणा है तो इधर बटे हो जाएगा, जो चीज़ गुणे में होती है वो दूसरी तरफ बटे में हो जाती है। 2 1 कम 2 2 चौके 8, यानी x बराबर 4, ये आपका उत्तर हो गया। 2 समीकरण आपके सॉल्व हो चुके हैं, बाकी के समीकरण और देख लेते हैं फटाफट। अच्छे से चीज़ों का अभ्यास करिए, सीखते रहिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया शायद 2019 या 20 में, इसको देख लीजिए। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसमें भी देख रहे हैं आपकी एक जगह x है और बाकी 2 संख्याएं हैं, तो इन संख्याओं को एक तरफ करिए, इस वाली भिन्न को इधर ही ले आइए। इधर 12/5 पहले से, ये इधर 2/5 इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में इधर लोगे माइनस हो जाएगा। इस तरफ अब केवल यही वाला बचा, फिर 2x/5। अब आप देख रहे हैं यहाँ से 2 हर क्योंकि बराबर है इसलिए 5 इकट्ठे लिख लेंगे, 12 में से 2 माइनस होगा तो 10 बचेगा, है ना। इधर का आप ऐसे ही नोट करिए, ये 12 में से 2 गया 10, 10/5, और इधर 2x/5। आप दोनों पक्षों से ये 5 5 काट भी सकते हैं जिनको मालूम है, नहीं तो आप क्या करिए, सिंपली ऐसे करिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2 बचा, और इस तरफ 2x/5, ये जो बटे 5 है इधर गुणे में हो जाएगा,
बटे 5 इधर गुणे में हो जाएगा, तो क्या होगा 2 के साथ इधर गुणे 5 आएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। आप देखिए 5 दूनी 10, इस तरफ 10 और इधर 2x, ठीक है। और x बराबर आपका कितना होगा, ये 2 भी इधर लाएंगे, गुणे में है तो इधर 10 के नीचे बटे में हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी x बराबर 5, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब इसको यहाँ से डायरेक्ट जो लोग जानते थे वो डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना स्टेप करने की ज़रूरत नहीं थी, सीधे सीधे भी इसको सॉल्व किया जाता है। जो लोग समझते हैं कि ये 5 सब जगह इकट्ठे 5 है तो सब खत्म हो जाएगा, 5 इधर से भी 5 इधर से भी, भाई 12/5 था, आप चाहे तो यहीं से काट दीजिए, नहीं तो आप जब इसको इधर लाए थे 2/5 ये जब आया था तो इसका मतलब ये 5 इकट्ठे है, 5 हटा दीजिए और 12 में से अब ये 10/5, या यहाँ पर अगर आपने लिखा था तो 5 से 5 कटा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो अब x बराबर 5 यहाँ भी देख रहे हैं आ गया, ठीक है। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डायरेक्ट करें या फिर ढंग से एक एक स्टेप को समझ के करें, जिसको जैसा पता हो वैसे वो सॉल्व कर ले, ठीक है। नेक्स्ट, x के साथ क्या लिखा है प्लस में, और फिर इधर लिखा माइनस का 5/18 और बराबर का -1/3। इसमें क्या करें, संख्याओं को एक तरफ करें, पहले देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस और माइनस माइनस का 5/18 और इधर है ही -1/3, इस संख्या को उधर पहुंचाएंगे तो पूरी संख्या माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, उधर पहले से ये चीज़ लिखी है और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ से हर बराबर करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो जब तक हर बराबर नहीं होंगे भिन्नों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। तो हर में यहाँ 3 है, यहाँ 18 है, तो इसको 3 को 18 हम बना सकते हैं 6 से अगर गुणा करें, तो ऊपर नीचे दोनों गुणा करना पड़ता है 6 से, तो ये माइनस का 6 हो गया और ये +5, अब यहाँ भी 18 यहाँ भी 18, तो इकट्ठे लिख दिया जाता है, कभी हर को नीचे नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, अंशों को ही आपस में जोड़ते घटाते हैं। तो अब आप यहाँ देखेंगे x बराबर आपका प्लस माइनस माइनस हुआ, 6 में से 5 गया, 1 ही बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा इसलिए -1 और नीचे /18, तो x बराबर -1/18, ये आपका आंसर हो गया। आप समझ गए होंगे कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व हुआ और किस प्रकार से इसका आंसर आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सोनम के पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुने से 5 अधिक है। देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है पहली लाइन में साफ साफ सोनम के पिता की आयु के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, कि सोनम के पिता की आयु जो है वो उसकी आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक, यानी हमें सोनम की आयु नहीं पता है लेकिन इसके पिता के बारे में कुछ जानकारी है, तो जिसके बारे में नहीं पता उसी की आयु पहले मानेंगे। माना सोनम की आयु, तो आप सबसे पहले ये मानेंगे कि भाई सोनम की जो आयु है वो x वर्ष है। अब अगर सोनम x वर्ष की है तो पिता की आयु के बारे में हमें प्रश्न में बताया गया है, तो उसके पिता की आयु हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन है, इसकी जानकारी है। क्या इन्फॉर्मेशन है, बोला गया है कि सोनम के पिता की आयु उसकी आयु से यानी सोनम की आयु से 3 गुने से 5 अधिक, तो यानी इसकी आयु के 3 गुना, x का 3 गुना 3x और इससे 5 अधिक, तो +3 +5। पहले सोनम की आयु जो पिता की आयु है वो सोनम की आयु के 3 गुने से 5 अधिक है, इसलिए 3x + 5 लिख दिया गया, ठीक है। अगर 3 गुने से 5 कम बोलता तो 3x - 5 लिख देते, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब ये पिता की भी आयु आ गई। अब बोला गया कि भाई आगे फिर एक चीज़ बताई गई कि सोनम के पिता की आयु 44 वर्ष है, ये भी बता दिया गया। तो क्योंकि प्रश्न में ये चीज़ बोला है तो आप लिख दीजिए प्रश्नानुसार। प्रश्न ने कहा है कि ये जो पिता की आयु आपके सामने है 3x + 5 है, ये 44 के बराबर है, ये 44 वर्ष है, तो इसको बराबर 44 कर दीजिए, है ना, क्योंकि भाई पिता की आयु हमने इस तरीके से लिख ही लिया था और ये भी कहा गया कि 44 वर्ष है तो बराबर 44 कर देते हैं इसको, ठीक है। तो अब संख्या एक तरफ, 3x इधर रोक के 44 इधर है ही, +5 इधर -5 हो जाएगा, ये आपका कितना बचेगा 39, तो 3x बराबर 39, तो x बराबर आपका हो जाएगा 39/3, क्योंकि ये गुणे में है ये उधर बटे में हो जाएगा। x बराबर 13 × 39 होता है, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, मतलब 13। आप देख रहे हैं x बराबर 13, x क्या था सोनम की आयु, सोनम की आयु x, यानी जो सोनम की आयु है वो 13, सोनम की आयु बराबर 13 वर्ष, और जो इनके पिता की आयु है वो तो बताया ही है 44, तो बात ही खत्म, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। आपसे सोनम की आयु पूछी गई थी कि सोनम की आयु बताइए, वो आ चुकी है आपके सामने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि एक कलम का मूल्य 2x, एक कलम का मूल्य 2x - y है, ये कलम का मूल्य है, ठीक है। और फिर कहा गया है तो इतने कलमों का मूल्य बताइए, कितने कलम,
2x प्लस वाई कलम का मूल्य आपको बताना है। ये जो है 2x माइनस वाई क्या है, एक कलम का मूल्य। ये क्या था, एक कलम का मूल्य। अब आप बताइए, अगर अभी मैं ऐसा प्रश्न, ये अजीब सा लिखा हुआ, अगर मैं ये पूछता कि एक कलम 5 रुपए का है, ठीक है, तो 3 कलमों का मूल्य बताइए, तो आप 3 गुणे 5 करके तुरंत 15 बता देते हैं, है ना, कि एक कलम 5 का था तो 3 कलम 3 गुणे 5। ऐसे एक कलम इतने का था तो इतने कलम कितने का होगा, दोनों को गुणा कर दीजिए बस। तो दोनों को गुणा कर देंगे, आपका उत्तर हो जाएगा ये वाला गुणा और ये आपका दोनों ब्रैकेट का गुणा। अब ये आप गुणा करें, चाहे आपको गुणा करना मैंने बताया सीधे गुणा करिए, या फिर ये एक सूत्र भी दिख रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। अगर किसी ब्रैकेट में वही चीज माइनस में वही चीज प्लस में लिखा है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, जिसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। इस सूत्र से आप क्या करते हैं, यहां पर आप देखिए ए स्क्वायर मतलब इस 2x का स्क्वायर, ए की जगह 2x है, और फिर माइनस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, ठीक। तो ये आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और x का भी करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार से फाइनली उत्तर हो गया 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको ये नहीं आता था, सूत्र नहीं आता था, तो गुणा करना मैंने सिखाया। गुणा कैसे होता है आप देखिए, पहले किसी एक ब्रैकेट का एक तत्व लेते हैं, जैसे एक एलिमेंट हमने लिया 2x और उसको इस पूरे ब्रैकेट से गुणा कर दिया 2x प्लस वाई। फिर दूसरा वाला लिया माइनस का y है चिन्ह के साथ, और फिर इसी पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा कर देते। ये सब गुणा करना मैंने आपको सिखाया है, उससे भी देख लीजिए। अब इसका इससे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x स्क्वायर बाई 2 दूनी 4x और x स्क्वायर, फिर ये बीच में प्लस है, 2x का y से होगा तो हो जाएगा 2xy। अब इसका ऐसे गुणा करिए, ये इससे होगा तो माइनस, ये है ही माइनस का 2xy, क्योंकि ये y है ये x है ये 2 तो 2xy, माइनस प्लस माइनस y और y का y स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ से ये प्लस का 2xy ये माइनस का 2xy, समान संख्या में समान संख्या माइनस होगी तो 0 हो जाएगा, यानी कट जाएगा, तो बचा केवल ये वाला और लास्ट में ये वाला। तब भी आप ऐसे भी उत्तर कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप दोनों को जैसे भी करें। इस प्रश्न को समझना बहुत जरूरी था कि यहाँ बोला गया है कि एक कलम का मूल्य इतना है तो इतने कलमों का मूल्य क्या होगा, आप जानते हैं कि गुणा ही होगा बस, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपके हो गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस लिखे हैं, देखिए इनको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है, यदि ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 2 हो तो आपको a प्लस 1/a का मान ज्ञात करना है, यानी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए सूत्र मैंने आपको 1-2 बताया है, जिनको फिर से नोट कर लीजिए। जैसे a हो या x हो, एक ही बात है, पैटर्न यही हो, यहाँ a लिखा हो, x लिखा हो, y लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो सूत्र के जैसा नोट कर लीजिए। a प्लस 1/a का होल स्क्वायर अगर कहीं लेना होता है तो होता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस का 2। ये सब मैंने आपको अच्छे से चैप्टर वाइज में डिटेल से बताया कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। मैं यहाँ सीधे सूत्र के रूप में 2 सूत्र लिख रहा हूँ। अगर a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्रयोग करना हो तो आप यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस का 2। बस ये 2 सूत्र इस रूप में याद रखें। अब यहाँ x हो तो x प्लस 1/x हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। y हो तो y माइनस, इस तरीके से x y ABCD यहाँ कुछ भी हो, पैटर्न यही रहेगा। ये 2 सूत्र याद रखिए, ठीक है। तो आप देखेंगे अब यहाँ पर किसकी जरूरत है, हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। देखिए ये तो यहाँ भी प्लस है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दोनों सूत्रों में प्लस होता है। a प्लस, इसको देख करके चुनाव करेंगे। अगर ये प्लस वाला a प्लस 1/a ज्ञात करना तो ये सूत्र लगा देंगे। अगर यहाँ a माइनस 1/a लिखा होता तो ये वाला सूत्र लगा देते, ठीक है। अब चलिए पहला वाला लगेगा तो इस सूत्र के प्रयोग से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे प्रश्न में हमें ये फाइंड करना था तो इसको तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, a प्लस 1/a फाइंड करना, होल स्क्वायर लगा, ऐसे लिखा रहने देंगे। ये इतना पार्ट देखिए जो आपको सूत्र में दिख रहा है, इसकी जगह पर आपको 2 बोला गया है तो इतने 2 रख देंगे। भाई बोला ना a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 2, तो इसका मतलब यहाँ पर इतने स्थान पर 2 रख सकते हैं और आगे प्लस 2 लिखाइए, तो 2 और 2 हो गया ये 4, और ये a प्लस 1/a और होल स्क्वायर। कभी भी जो स्क्वायर होता है दूसरी तरफ वर्गमूल हो जाता है, जो वर्ग होता है दूसरी तरफ वर्गमूल हो जाता है, तो इधर बचेगा a प्लस 1/a। और 4 का रूट जब निकालते हैं स्क्वायर रूट या वर्गमूल तो 2 आता है, आप सभी जानते हैं। इसलिए ये फाइनली आंसर जो a प्लस 1/a का भी मान आया वो भी 2 ही आया, ठीक है।
अब यहाँ कुछ भी होता है, ऐसे प्रश्नों को मैं थोड़ा सा चेंज भी करके बता देता हूँ। ये वाला तो लग चुका है, और देख लीजिए, मान लीजिए यहीं पर होता, आपको इसी प्रश्न में आपसे दिया होता है कि a प्लस 1/a बराबर 5 या 7 ले लेते हैं, a प्लस 1/a बराबर 7, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान बताओ, ऐसा प्रश्न होता। तो यहाँ पर देखिए a प्लस 1/a 7 है, यहाँ 7 रख देते हैं, इस बार ऊपर स्क्वायर है बराबर। अब की बार ये चीज़ फाइंड करनी, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, देखिए ये वाला फाइंड करना। तो इतना पार्ट ऐसे ही रोक लेंगे, इसको ज्ञात करना है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और प्लस का 2, ये प्लस का 2 इधर -2 हो जाएगा, 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49, और ये प्लस का 2 भी इधर उठा लाएंगे तो -2 हो जाएगा। जब इधर प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। अब आप देखते हैं 49 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 47, ठीक है, 47। तो ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का जो मान हुआ वो 47 आ गया। यही आपको ज्ञात करना था, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी वैल्यू दी जाए, इन सूत्रों में प्रयोग आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। तो आई होप आप इसको भी बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोला गया है x प्लस 1/x बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, बिल्कुल वही सूत्र है, सूत्र पहले वही लगाइए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अभी मैंने बताया, और प्लस में यहाँ पर 2। ये तो सूत्र है, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे इससे, यानी इस सूत्र से, इसके प्रयोग से हम क्या देखेंगे, यहाँ पर x प्लस 1/x है तो 5 लेंगे, यहाँ भी x प्लस 1/x है तो 5 रख देंगे, और बाहर वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इतना पार्ट आपको ज्ञात ही करना है, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, प्लस का 2, प्लस 2 इधर माइनस हो जाएगा, 5 का वर्ग 25, और ये प्लस 2 को इधर लाएंगे इस तरफ तो -2 हो जाएगा, बचेगा आपका यही एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यही ज्ञात करना था आपको। 25 में 2 गया 23, ये आपका आंसर हो गया, यानी अब आपको यही ज्ञात करना था। आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान 23 आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, या ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे कैसे करना है, क्या करना है। अभी अगर यही माइनस होता तो माइनस में भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाला भी एक कर लेते हैं। अगर बोला होता है x माइनस 1/x बराबर 9, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए, तो माइनस वाला दिया है डेटा, माइनस वाला सूत्र लगाएंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, माइनस में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये तो प्लस ही रहता है, बस यहाँ -2 हो जाता है, ये सूत्र इस बार प्रयोग हो जाएगा। इसमें x माइनस 1/x जहाँ है वहाँ पर आप 9 लिख सकते हैं, तो यहाँ 9 लिखेंगे, बाहर वर्ग है, वर्ग लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये माइनस का 2 इधर आएगा, देखिए 9 का स्क्वायर 81, ये -2 इधर +2 हो जाएगा, भाई इधर माइनस इधर प्लस, बचेगा यही फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये वाला है, इसका पार्ट ये 81 और 2 83 आ गया जोड़ करके। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे किसी भी रूप में दिए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। आई होप आप उनको अब अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 26 मीटर, मतलब एक तरह से त्रिभुज ही है, ये भुजाएं हैं 26 मीटर, 30 मीटर और 28 मीटर, ठीक है। ये 3 भुजाएं हैं, इस प्रकार का कोई खेत है और उसका क्षेत्रफल बताना। जब तीनों भुजाएं किसी त्रिभुज की अलग अलग हों तो विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका ये होता है, इनको अलग अलग हम क्या कहते हैं कि ये भुजा ए है, ये वाली भुजा बी है कोई भी, और ये सी है, ए बी सी मान लेते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग, तो सबसे पहले आप सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, एस का मान, ठीक है। त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, इनको निकालने के लिए आप क्या करते हैं, पहले सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप निकालते हैं, इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। मैंने ये सब पढ़ा रखा है चैप्टर वाइज में, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो देख लें। अर्ध परिमाप को एस से लिखते हैं, और ये अर्ध परिमाप कैसे निकलता है, इन तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी और बटे 2 कर देते हैं, बस ये सूत्र है। तो आप पहले एस निकालेंगे, तो तीनों भुजाएं जो ए बी सी हैं वो क्या है, 30, 28 और 26, तीनों को जोड़ के बटे 2 कर दीजिए। जरा जोड़िए इसको, देखिए कितना आएगा, 8 6 14 के 4, तो 1 3 2 5 3 8, आपका आ गया 84, 84 बटे 2, 84 बटे 2 काटेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 यानी 42। तो आप देख रहे हैं एस का मान तो 42 मीटर आ गया। अब देखा जाए
तो S अगर 42 आ गया तो अब जो क्षेत्रफल होता है एरिया यानी क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र होता है वो ऐसे प्रश्नों में थोड़ा बड़ा सूत्र होता है, इसको ध्यान रखें। जब विषम बाहु त्रिभुज होता है तो यहाँ लिखा जाता है S, देखिए स्क्वायर रूट में क्या लिखा जाता है S, और फिर तुरंत ब्रैकेट S माइनस ए, फिर ब्रैकेट S माइनस बी, फिर ब्रैकेट S माइनस सी। यानी ये जो S निकाला है इसी से शुरू करते हैं और S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी ब्रैकेट में कर देते हैं। और ये सब जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, ध्यान रखिए। ये सूत्र हो गया आपका। S आप निकाल ही चुके हैं और ABC तो इन भुजाओं को ही बोलते हैं, 30, 28, 26 जो दिया है। तो आप यहाँ पर बस इसमें मान रखिए, S की जगह 42 निकाल चुके हैं, देखिए 42 ले लिया, गुणे यहाँ 42 माइनस A मतलब 30, देखिए ये वाला 30 था, फिर दूसरे ब्रैकेट में फिर 42 माइनस 28, और फिर तीसरे में 42 माइनस 26। इस प्रकार से आपने लिखा और फिर अब देखिए यहाँ पर हम मान रखेंगे 42 गुणे 42 में 30 गया 12 है ना, 30 12 42 होता है, 42 में 28 गया तो आपका 14 हो जाएगा, 12 हाँ 14 हो जाएगा, और 42 में 26 गया तो 16 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे ये सब हम लोगों ने लिख लिए मान माइनस करके। अब केवल आपको करना यह होता है, अब यहाँ पर बच्चे गलती ये करते हैं कि इनको गुणा करने लग जाते हैं और गुणा करके बाद में वर्गमूल निकालते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। ऐसा नहीं करेंगे, इनको छोटे छोटे ऐसे संख्याओं में बांट लें कि सबके जोड़े बन जाए, और जिनके जिनके जोड़े बन जाएंगे वो वर्गमूल से बाहर हो जाएंगे। तो अब हम दिमाग लगाएंगे कि जोड़ा कैसे बन सकता है। देखिए 14 है, यहाँ 14 तियाँ 42 होता है ना, तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 42 को 3 गुणे 14, तो यहाँ से एक 14 और आगे, एक 14 था ही, और गुणे ये जो 12 है इसको ऐसे रहने दीजिए, अभी ये 14 हो गया। ठीक है, और ये जो 4 ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 16, यहाँ पर अब देखिए इसको आप 4 अभी के लिए चलिए 4 गुणे 4 में लिख लेता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका 12 है, 12 में 3 आ जाएगा, 3 चौके 12, तो ये जो 3 गुणे 14 हमने किया है इसको ऐसे छोड़ते हैं। या आप सबसे पहले अगर इस तरीके से दिमाग नहीं लगा पाते तो सबसे सरल तरीका ये है कि सबको एकदम फैक्टराइज कर दीजिए, छोटे गुणनखंडों के रूप में लिख दीजिए और बाद में जोड़े बना दीजिए। ये भी आप आराम से कर सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ, पहले इसको देख लीजिए। यहाँ से अभी मैं कैलकुलेशन एक बार और बताऊँगा, पहले आप इनको देखिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 14 में यहाँ बना सकता था, बना लिया। 3 अब यहाँ बना, 3 12 में बना सकते हैं, 3 चौके 12, भाई 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3 गुणे 4, गुणे ये 14 है ही, और ये 4 गुणे 4। अब मुझे लगता है कि सारे फैक्टर्स लगभग बन गए हैं। देखिए 3 का 2 बार है ही, एक साथ लिख लीजिए 3 गुणे 3 14, देखिए 3 गुणे 3 2 बार 14, और 14 भी 2 बार है, ये भी लिख लिया, और 4 भी 2 बार है, 4 गुणे 4, यहाँ से 3 बार 4 है, कोई बात नहीं। अब आप देखिए जरा, 3 का पेयर बना, 14 का पेयर बना, 4 का बना, और इस 4 का जो बचेगा वर्गमूल में इसको 2 गुणे 2 बोल सकते हैं, तो ये भी बन ही जाएगा। 2 गुणे 2 बोलेंगे तो ये भी बन जाएगा जोड़ा। अब आप देख रहे हैं सारे जोड़े बन गए। अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ कहीं आंसर लिख देता हूँ, इस पर देख लीजिए बॉक्स में, ये 3 निकल आएगा बाहर, गुणे ये 14 निकल आएगा, गुणे ये वाला 4 का जोड़ा बना है, और ये 2 का जोड़ा बना है। ठीक, सब लिख लिया। अब आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 3 दूनी 6 चौके 24, 14 गुणे 24 कर लीजिए बस। ठीक है, या ऐसा कर लीजिए, ये ज़्यादा आसान होगा, डबल गुणा नहीं होगा। 14 तिया 42, 42 गुणे 4 दूनी 8। अब देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 के 6, 8 चौके 32, 1 33, 336। और क्योंकि सब मीटर में था इसलिए मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो एरिया आपका आ गया 336 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप अप्रोच करेंगे। ठीक है, दूसरी अप्रोच आप यहीं से देख लीजिए, फिर से आएगा 336 ही, लेकिन फिर से देख लीजिए यहाँ से। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आता तो आप क्या करें, सारे के सारी संख्याओं को मिनिमम ब्रेक कर दीजिए जितना कर सकते हैं। जैसे इसको हम देख सकते हैं कि 2 से करेंगे 21, भाई इस तरीके से आपको मालूम है ना 42 का, 2 21 दूना 42, 3 7 21 7 1 कम 7, यानी 2 गुणे 3 गुणे 7। इसी तरीके से 12 को आप ऐसे करेंगे तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 1 कम 3, ऐसे लिखेंगे, मतलब 2 गुणे 3। ऐसे 14 को लिखेंगे 2 गुणे 7, 16 को लिखेंगे 4 बार 2 गुणे 2, ऐसे आएगा जब आप ऐसे लासा लेंगे। ठीक है, ये लिख करके भी आप आराम से कर सकते हैं। आप सबको इकट्ठे आप कर लीजिए। भाई 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये इनके देखिए जोड़े बन गए 8 हो गए।
और ऐसे 3 2 बार है, गुणे 3 2 बार है, ये भी जोड़ा बन गया। और 7 भी 2 बार है, तो हम 7 गुणे 7 2 बार कर लेंगे। ये आपका जैसे ही हो जाएगा, अब आपको केवल जोड़ों वाली संख्याओं को बाहर निकालना है। ये 1 बार 2 2 3 4, 2 के 4 जोड़े ना, 1 2 3 4, और गुणे 3 गुणे 7। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 गुणे 7। आप देखिए 48 गुणे 7 करेंगे, 7 तो 8 56, 7 चौक 28, 5 33, तब भी 336 आ गया आपका। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से आप यहाँ पर गुणा करके वर्गमूल न लें, बल्कि इनको मिनिमम फैक्टर्स में ब्रेक कर लीजिए कम से कम, और उसके बाद जोड़े बना लीजिए। जिनके जोड़े बन जाते हैं वो वर्गमूल से बाहर हो जाते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। आई थिंक आप इसको भी अच्छे से समझ ही गए होंगे, रिवाइज हो गया होगा आपको। जिन लोगों को नहीं समझ में आया और प्रैक्टिस करनी, वो लोग चैप्टर वाइज में देख ले जा करके। मैंने 2-3 क्वेश्चन इसके वहाँ भी कराए हैं, समझाए हैं, अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं वहाँ जा करके। नेक्स्ट ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर 4। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, आपको दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र भी आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 और गुणे भुजा स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया है इसको यहाँ नोट कर देते हैं इस तरफ, 25√3, और इधर है √3/4 गुणे भुजा की घात 2। अब आप देखेंगे ये जो बटे में 4 है, 25 के साथ ये बटे में 4 इधर गुणे में हो जाएगा, और ये √3 तो है ही यहाँ, और ये वाला √3 जो गुणे में है ये इस तरह बटे में आ जाएगा। तो इधर सब बचे, ये 4 बटे में था, इधर गुणे में आया, ये गुणे में था, ये बटे में आया, और इधर बचा आपका भुजा की घात 2 केवल। √3 से √3 कैंसिल, 25 चौके 100, और इधर है भुजा की घात 2। घात 2 इधर वर्गमूल हो जाएगा, जो वर्ग होता है वो वर्गमूल हो जाता है दूसरी तरफ, आप जानते हैं। भुजा आपका बचा इधर केवल वर्गमूल 10 का 100 का 10 होता है। तो आप देख रहे हैं भुजा जो आपको ज्ञात करनी थी वो 10 आ गई, 10 सेंटीमीटर भुजा ही बताना था, तो 10 आ गई। क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर था तो हम ये बोलेंगे कि भाई भुजा भी सेंटीमीटर में आई है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से ये भी आंसर हो गया, तो आपका ये भी क्वेश्चन लग चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठीक से सीख रहे होंगे, मुझे आशा है आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक कमरे का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल दिया है, तो सबसे पहले कमरे का क्षेत्रफल का सूत्र भी प्रयोग होगा। तो भाई कमरे का क्षेत्रफल होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को L, चौड़ाई को B, ऊंचाई को H से लिख दिया है, ये सूत्र होता है। अब यहाँ जो कुछ दिया मान रख देते हैं। यहाँ बोला गया भाई कमरे का क्षेत्रफल 190 है, तो क्षेत्रफल इधर लिखा है, इधर 190 रख दीजिए, बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई देखिए बोला गया 11, तो यहाँ रख देते हैं 11, प्लस चौड़ाई, चौड़ाई बोला गया चौड़ाई ज्ञात करना है, तो प्लस B का B ही रहने दीजिए, गुणे ऊंचाई आपको 5 दिया, 5 रख लेते हैं। ठीक, अब सॉल्व कर लीजिए, बस 2 गुणे में है, 5 भी गुणे में, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इधर देखिए 190 और 2 और 5 का गुणा 10, और जो ये ब्रैकेट में बचा 11 प्लस B, इसको ऐसे रहने दीजिए। ये जो 10 हुआ ये इधर आएगा बटे में हो जाएगा 190 के नीचे, क्योंकि इधर गुणे में है, इधर आएगा बटे में होगा। इधर 11 प्लस B, 1 0 कट गया, 19 बचा, 19 बराबर 11 प्लस B, तो 19 में से माइनस हो जाएगा 11, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो B यानी चौड़ाई। अब आप देख रहे हैं चौड़ाई यानी B आपका निकल चुका है, 19 में 11 हटाएंगे तो 8 बचेगा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर, ये भी आपका लग गया। तो इसी प्रकार से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है, लगाना है, सीखना है अच्छे से, बेहतर तरीके से। और जिनको इनके बेसिक्स नहीं समझ में आ रहे, जो पहली बार क्लास देख रहे हैं या अभी देख रहे हैं इसको, तो वो पहले जाएं चैप्टर वाइज जो मैंने पढ़ाया है सेकंड सेमेस्टर का, उसको अच्छे से सीखें और फिर यहाँ पर करें। क्योंकि अब एग्ज़ाम है तो ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं चीज़ों को सीखने का। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ बोला गया त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC है। देखिए यहाँ पर बोला गया है एक ये PQR है और एक और है ABC, ये 2 त्रिभुज हैं। इसमें QR यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है और आपका ये वाला यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, फिगर में दिया गया है। तो बोला गया त्रिभुज ABC और PQR 2 समरूप त्रिभुज हैं। ये दोनों समरूप हैं, समरूप का चिन्ह ऐसे बनता है कि दोनों समरूप त्रिभुज है।
यदि BC 2 है तो BC 2 है, BC 2 है, अच्छा BC ये भी दिया है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, ठीक। BC 2, AB 3, ठीक है, AB 3, QR 3, QR 3, ठीक है। तो भुजा PQ की माप याद कीजिए, तो भुजा PQ आपको बताना है, ये वाली भुजा आपको बतानी, इसको मैं X मान लेता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, आपको यहाँ जैसे बोला जाए कि त्रिभुज, देखिए यहाँ जो लिखा गया ABC और PQR, इसको ऐसे लिखिए जैसे दिया गया, त्रिभुज ABC समरूप है, ये समरूप का चिन्ह है, त्रिभुज PQR, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो ऐसे लिख सकते हैं। इसमें मैंने आपको सूत्र बताने का तरीका चैप्टर में पढ़ा रखा है कि आप क्या करिए, इसमें जैसे आगे AB है तो AB ही लिख लीजिए, पहले जैसे दिया था ABC PQR वैसे ही लिखा है जैसे प्रश्न में दिया है, कोई बदलाव नहीं करना है। AB इसका लिया तो इसके भी दोनों आगे ले लीजिए बटे में, PQ बराबर लगाइए, इसका B से C लीजिए तो यहाँ से Q से R, यानी इसका BC लीजिए ऊपर तो बटे में इसका QR लिख दिया जाता है, फिर बराबर लगाइए। अब देखिए मैं इसका A से C कॉर्नर वाले लूँगा तो इधर P से R ले लूँगा, तो इधर हमने AC लिया, इधर P से R। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं इस वाली भुजा को लेता हूँ, बटे में इसको लेता हूँ, तो इसका AB तो इसका PQ, इसका BC तो इसका QR बटे में, इसका A से C तो इसका P से R। ये आपका सूत्र बनके तैयार हो गया। इसी में मान रखने से आपका प्रश्न हल हो जाएगा। देखिए किस में मान रखें, कौन सी इसमें कितना यूज़ करें, इसमें तो तीनों साइड्स के लिए है, आपको 2 ही साइड में काम बन जाएगा। जैसे यहाँ PQ इसमें है, ठीक है, और AB देखिए यहाँ दिया था, ये भी इसमें है, और फिर ये BC और BC QR इसमें, बस इतना हिस्सा ले लीजिए इसका, क्योंकि ये पूरा बराबर है तो आप इसको इसके बराबर ले सकते हैं, इसको इसके भी बराबर ले सकते हैं, या इधर वाले को इधर वाले के किनारे किनारे भी बराबर ले सकते हैं, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो मेरा इतने में ही काम हो जाएगा। देखिए जिस हिसाब का डेटा आपको दिया है, आपको देखिए PQ ज्ञात करना है, PQ यहाँ है, AB आपको दिया हुआ था 3, AB ये है, PQ यहाँ, AB यहाँ है। देखिए इसमें आपको BC दिया हुआ है ये, और QR दिया है, तो इतने से ही काम हो जाएगा, इतना ही पार्ट ले लीजिए, यानी आप लीजिए AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। अब इतने में देखिए जो जो मान है वो रख देंगे हम। AB का मान आप देखिए A से B 3 था, और PQ का मान ज्ञात करना X, BC का मान कितना है, B से C देखिए 2 है, और QR का मान कितना है 3। अब इसको आगे देखिए, जब ऐसे 2 भिन्ने बटे में हो तो क्रॉस में मल्टीप्लाई नहीं वज्र गुणन कर देते हैं, मतलब इस 3 का इस 3 से, तो 3 3 9, फिर बीच में बराबर है, बराबर लगाए, 2 का इस x से मतलब 2x। अब ये जो x 2 है ये इधर आएगा 9 के नीचे बटे में होगा, यानी 9 बटे 2 बराबर x, 2 से काटेंगे तो 4.5 आ जाएगा, यानी x बराबर 4.5, क्योंकि 4.5 को डबल करेंगे 9 आएगा, वैसे भी 2 चौके 8 और 1 बचा तो 2 पंचे 10, तो आपने देखा x का मान 4.5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे करना है और कैसे इसको अप्रोच करनी है। आई होप आपको ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे से आपने इसको सीखा होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रश्नों को कर लेते हैं। अब आपके सामने कुछ और प्रश्न लिखे हैं, चलिए इनको भी सॉल्व करते हैं और इनके आंसर्स देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया किसी वर्ग का विकर्ण, आपको बोला गया है कि भाई वर्ग का विकर्ण, और आपको वर्ग का विकर्ण का सूत्र भी मालूम है कि वर्ग का विकर्ण जब दिया गया है, पहले मैं नोट कर लेता हूँ। चलिए जो जो दिया है आप प्रश्न ऐसे लिखेंगे करने के लिए, जो दिया है पहले नोट करिए। वर्ग का विकर्ण बराबर 9√2 सेंटीमीटर, ठीक है। कहा गया इसका क्षेत्रफल बताइए, यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब सूत्र वही लगेगा जो आपको पहले दिया है, तो वर्ग का विकर्ण दिया है तो आप इसको समझिए कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा गुणे √2 ये होता है। और यहाँ वर्ग का विकर्ण दिया है 9√2, देखिए 9√2 और इधर है भुजा √2। अगर हम इसको कंपेयर करें, दोनों तरफ तुलना करें, तो इधर देखिए √2 कट भी जाएगा, भुजा यहाँ भुजा √2 यहाँ 9√2, इसका मतलब ये जो भुजा है इसकी जगह 9 होगा, तो साफ साफ आप भुजा बराबर 9 ले सकते हैं, 9 सेंटीमीटर, ठीक। दूसरा ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये √2 बटे में इधर आएगा तो कट जाएगा √2 तब भी हो जाएगा। भाई इसको एक तरीके से ये देख सकते हैं कि ये 9√2 था और ये वाला √2 इसके नीचे बटे में आ जाएगा इधर इस तरफ, तो इधर केवल भुजा बचेगा। और इससे भी आप देख रहे हैं ये कट के √2 कट गया तो 9 बचा, 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर आ चुकी भुजा। अब इसका क्षेत्रफल, क्योंकि भुजा जब मिल जाता तो वर्ग का क्षेत्रफल बहुत आसान है, क्योंकि ये वर्ग का क्षेत्रफल है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है सिंपली भुजा की घात 2, बस
और भुजा आ चुकी 9, 9 की घात 2 मतलब 9 9 81, और क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर बोलेंगे या वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, इस प्रकार से ये भी आपका आंसर हो गया। तो आप आगे देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आपको कि किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। आयत की जो लंबाई है दी गई है 12 सेंटीमीटर, लंबाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं। चौड़ाई यानी B आपको 5 सेंटीमीटर दिया है आयत के लिए। आपको क्या बताना है, इसका भी विकर्ण बताना है। इसमें विकर्ण को D से लिखते हैं डायगोनल, ये आपको बताना है। एक सूत्र होता है विकर्ण का, यानी D स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बस इसी का प्रयोग कर दीजिए। D का मतलब विकर्ण होता है। यहाँ पर D ऐसे रखिए, ज्ञात करना, इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर रहने दीजिए। L आपका देखिए 12 है, 12 रखेंगे, ऊपर वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे। B आपका चौड़ाई 5 है, 5 रखेंगे, ऊपर वर्ग लगा सूत्र में तो वर्ग लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया 12 का वर्ग 144, 12 की घात 2 144 होगा, 5 की घात 2 25 होता है। ये आपका D स्क्वायर ऐसे रहेगा। D ही आपको ज्ञात करना है, D को ही क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो आप समझिए विकर्ण आप निकाल ही रहे। D स्क्वायर ये हो गया 144 और 25 जोड़ेंगे 169, 5 4 9, 3 2 4 2 6 और 1 169। D स्क्वायर बराबर 169, तो D निकालेंगे, वर्ग जो है इधर वर्गमूल हो जाएगा, वर्ग इस पे वर्गमूल हो जाएगा, और 169 का वर्गमूल होता है 13 सेंटीमीटर, 13 गुणे 13 होता है, आपको याद है। ये आपका 13 सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर हो गया, यानी कि जो विकर्ण था, विकर्ण की माप 13 सेंटीमीटर आ गई। यही आपको ज्ञात करना था। ठीक है, तो आई होप आप इसको भी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक आयत की लंबाई 40, एक आयत की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 36 मीटर, और कहा गया है इसके चारों ओर बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। ऐसा देखिए इसको फिगर के साथ। मान लेते हैं कि ये आपका एक आयत है जिसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 36 मीटर। ये आप देख रहे हैं चौड़ाई हो गया, ये वाला आपका पोर्शन लंबाई हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये दिया था, और आपसे कहा इसके बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। तो अब इसके बाहर हर तरफ 2 मीटर अगर आप लेंगे तो ऐसे 2-2 मीटर का आपका रास्ता ये बन जाएगा, मान लीजिए। ठीक है, ये आपका रास्ता बन गया। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये आपका बाहर 2 मीटर हर जगह चौड़ा है। तो आप देख रहे हैं इसमें बाहर भी एक आयत दिख रहा है और भीतर भी एक आयत दिख रहा है। और आपसे कहा गया तो इस आयताकार, यहाँ पर आयत लिख गया, यहाँ पर आप लिख लीजिए इस आयत, इस मार्ग का जो ये रास्ता बना है, तो इस रास्ता है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। आप देखिए यहाँ पर 2, जब ऐसे आप खुद समझिए कि अगर मैं बाहर वाला मेरे पास आयत हो और अंदर वाला क्षेत्र माइनस कर दें तो रास्ता बचेगा। जैसे अगर आप देखना चाहें, मान लीजिए ये आपका एक पार्ट है यहाँ पर और एक पार्ट आपका ये ऐसे बना है, ऐसे ही बना है, और ये आप देख रहे हैं कि ये आपका है ना, ये रास्ता इस तरीके से बना हुआ है। ठीक, अब अगर हम इसको, ठीक है, हमें ये रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले से, ये जो बड़ा वाला बाहर आप देख रहे हैं आपको आयत है, इसके आयत से अगर हम इस आयत को से इस भीतर वाले आयत को हटा दें तो आप देख रहे हैं केवल और केवल रास्ता आपको नज़र आ रहा है, जो कि यही था। ये आपको मिल गया क्षेत्रफल। इसका मतलब कि हम क्या करें, यदि ऐसे प्रश्न आए तो हम बहुत ही आराम से क्या करेंगे, दोनों आयत को माइनस कर देंगे बस। ठीक है, तो हमें जो अब दोनों आयत की भुजाएं मालूम होनी चाहिए, अंदर वाला तो पता है हमें। ठीक है, इसका क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। बाहर वाले आयत की भुजाएं कैसे पता चलेंगी, क्योंकि ये देखिए 40 है लंबाई, तो हर तरफ चौड़ाई 2 है ना, तो ये चौड़ाई इधर 2 बढ़ जाएगी, ये भी 2 बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं बाहर में 2 इधर, तो इधर, तो 40 और 2 2 4 44 हो जाएगा बाहर वाला। ये भी आपको बढ़ करके मिल गया, बाहर वाले की लंबाई मिल गई। ऐसे ही चौड़ाई देख लीजिए, चौड़ाई में देखिए ये वाला भी 2 और यहाँ से भी इतना, ये 2, तो 4 बढ़ जाएगा, 36 में 4 बढ़ जाएगा बाहर, तो 40 हो जाएगा। 36 है ही अंदर वाला, उसमें भी 4 बढ़ जाएगा। जब बाहर की तरफ बन रहा है तो बढ़ा देंगे, अंदर की तरफ है तो घटा देंगे। अंदर भी बन सकता था ये प्रश्न कि रास्ता अंदर की तरफ बना है तो उसमें माइनस करके 2-2 मीटर ऐसे ही निकाल लेते।
अब आप देखेंगे कि बड़े आयत, इसमें 2 आयत है ना, तो हम डायरेक्ट ही क्यों ना लिख लें, डायरेक्ट लिख लेते हैं कि हमें रास्ते का क्षेत्रफल समझ में आ ही गया कि हमें रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। और रास्ते का क्षेत्रफल होगा क्या, जो बड़ा वाला आयत है उस बड़े आयत का क्षेत्रफल, और इसमें से माइनस करेंगे आप छोटे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बड़े आयत का क्षेत्रफल लंबाई, आयत का क्षेत्रफल चाहे बड़ा हो चाहे छोटा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो बड़े वाले में 44 गुणे 40 माइनस छोटे वाले में 40 गुणे 36। बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। 40, अब देखिए चाहे गुणा करके माइनस कर लीजिए, चाहे कॉमन हो रहा है कॉमन कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मैं गुणा ही करवा देता हूँ। 0 है, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, ये आ गया माइनस। यहाँ से देखेंगे 0, 4 छंग 24, 4 तेई 12 2 14, भाई 0 4 छंग 24, 4 तेई 12 और 2 14। अब ये 1760, इसमें 1440 माइनस होगा, 0 2 3 है ना, आप देख रहे हैं 320 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल इसलिए मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, ऐसे आपके कोई भी प्रश्न बने तो आप बहुत आराम से रास्तों का क्षेत्रफल बता सकते हैं। कभी कभी ये हो सकता है, ऐसा प्रश्न होता कि अब ये मीटर स्क्वायर हुआ, या इसी को हम कह सकते हैं भाई वर्ग मीटर। कभी कभी प्रश्न में कहता है कि इस रास्ते पर पत्थर बिछवाना है, ठीक है, पत्थर बिछवाना है, घास लगवानी, कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसका अगर बता देंगे, कहेंगे कि भाई 1 वर्ग मीटर का खर्चा, आपसे कहेगा 1 वर्ग मीटर का खर्चा 15 रुपये है या 10 रुपये है, 10 रुपये है, तो आप बताइए कि कुल क्षेत्रफल में कितना खर्चा आएगा। या मान लीजिए यहाँ पर 1 वर्ग मीटर का खर्चा मैं ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेते हैं, चलिए 200 रुपया ले लेते हैं, 200 रुपया, तो कुल खर्चा कितना आएगा। तो आप देखेंगे 1 वर्ग मीटर का ये, तो ये हमारे पास इतना वर्ग मीटर आया, इसमें बस गुणा कर देंगे, इससे फाइनली जो खर्चा है। ऐसे भी थोड़ा प्रश्न बढ़ाया जा सकता है, 2 जीरो ये हो गए और 1 जीरो ये, 3 जीरो, 2 दूनी 4, 2 तेई 6, 64,000 रुपये का खर्चा आएगा घास वास लगवाने में, जो भी कुछ होगा। इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रश्न को मैंने आपको कराया भी है चैप्टर वाइज सीरीज में, आप अच्छे से देखिए कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से हर तरह के समझ लेते हैं तो फिर प्रश्न कैसा भी बने आप कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो फिर कुछ भी करेंगे समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टैली चिन्ह बनाकर बारंबारता सारणी बनाना है। देखिए बारंबारता सारणी बनाने के लिए आपको ऐसी सारणी बनानी पड़ेगी और टैली चिन्ह भी बोला गया है। तो इसमें आपके पास एक तो रास्ता ये है कि आप सारे नंबर्स, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, सारे नंबर्स को नोट कर लीजिए, इनकी बारंबारता नोट कर लीजिए और टैली चिन्ह, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो आंकड़े दिए हैं हम इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, इनकी बारंबारता नोट कर सकते हैं। बारंबारता मतलब कौन कितनी बार आया, ठीक है। और इसके बाद हम ये भी कर सकते हैं कि भाई टैली चिन्ह, एक तो ये तरीका है टैली चिन्ह या मिलान चिन्ह भी कहते हैं। तो आंकड़ों में सबसे कम छोटा आंकड़ा आप देख रहे हैं 12, देखिए 12 एक बार और यहाँ 12 यहाँ भी 2 बार, तो आप ऐसे लिखेंगे आंकड़ा है 12, आया कितनी बार है बारंबारता 2 बार, टैली चिन्ह क्या होगा 2 लाइनें, क्योंकि आप जानते हैं 1 का टैली चिन्ह 1 लाइन, 2 का टैली चिन्ह 2 लाइन, 3 का 3 लाइन, 4 का टैली चिन्ह बनाने में 4 लाइनें खींचते हैं, 5 का टैली चिन्ह बनाने में 1 2 3 4 और ऐसे 5वीं लाइन क्रॉस में कर देते हैं। 6 का बनाने के लिए 1 2 3 4 5वां ऐसे हमेशा करके और एक आगे बढ़ा देते। ऐसे 11 का बनाना है तो 1 2 3 4 और 5 ही हो गया, हमेशा 5 पे पैक कर देते बंडल को ऐसे, फिर 1 2 3 4 5 5 5 10 हो गया, आपको 11 बनाना था एक और कर दीजिए। अभी मान लीजिए 13 बनाना होता तो हम ये इसको 3 कर देते, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब मैं आपको सिखा चुका हूँ। 12 2 बार था हो गया, फिर 13 देखिए 13 भी 2 बार है, तो आंकड़ा है 13 और ये भी है 2 बार, तो इसमें भी 2 लाइनें। फिर इसके बाद 13 के बाद 14, 14 एक ही बार है आई थिंक, हाँ 14 एक ही बार है, तो 14 ये 1 बार और इसका 1 लाइन। 15 में देखिए क्या 1 2 3 और 1 4 बार 15 नज़र आ रहा है, तो हम 15 को 4 तो 1 2 3 4 लाइनें बना देंगे। 16 ऐसे ही देखिए 1 2 3 बार 16 है और कहीं 16 तो है नहीं, देख लीजिएगा, ऐसे कुछ काउंटिंग में मिस्टेक हो तो अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ये हो गया और कोई संख्या इनसे बड़ी थी नहीं, तो ये बन चुका। एक तरीका ये है, एक तरीका ये भी होता है, एक तरीका ये होगा कि हम वर्ग अंतराल में बांट लें। अब देखिए सारणी तो ऐसे ही बनाएंगे
लेकिन इसको हम वर्ग अंतराल में बांट लेंगे। आंकड़ों का क्या लिख देंगे, अब आंकड़े हम जो लिख देंगे यहाँ पर वर्ग अंतराल में, वर्ग अंतराल में। अब देखिए यहाँ पर संख्या 10 के बाद से शुरू है जनरली, तो हम क्या करेंगे, ऐसे बना ले कि भाई 10 से 15 और 15 से 20, और 20 से बड़ी संख्या है नहीं तो दो ही इतना बना लेते हैं, दो अंतराल। अब 10 से 15 में कौन कौन आ रहा है, 10 से 15 में देखिए कितने आ रहे हैं, तो 10 से 15 में ये सोचिए 15 कहाँ गिना जाएगा, 15 हमेशा बाद वाले में गिना जाएगा। देखिए ये जो लिखा होता है 10 से 15 और 15 से 20, हमने कुछ भी लिखा हो तो इस वाले में ये तो काउंट होता है लेकिन ये काउंट नहीं होता। 15 अगर है तो इसमें नहीं रखेंगे, इस वाले में रखेंगे आगे बढ़ के। यहाँ पर 15 काउंट होगा, 20 काउंट नहीं होगा। अगर और ऐसे होता 20 से 25 भी, तो यहाँ पर 20 काउंट होगा, 25 काउंट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्योंकि ऐसे प्रश्न, यही कन्फ्यूजन होता है वर्ग अंतराल में ये बताते समय कि आखिर इस 15 को, ये जो 15 आया ये कहाँ रखा जाए, इस वाले में गिना जाए कि इस वाले में गिना जाए, तो किस में गिनेंगे, इसमें गिनेंगे। यहाँ 15 नहीं गिना जाएगा, 10 तो माना जाएगा लेकिन 15 को उसके अंदर शामिल नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं, हम फिलहाल शुरू करते हैं। 10 से 15 के बीच में आएगा एक 12, 13, सब गोला बना लेते हैं समझने के लिए। 10 से 15 के बीच में ये आएगा, 15 को तो गिनेंगे नहीं, ये भी आ जाएगा 13, ये 12 आ जाएगा, और कुछ तो है नहीं। देखिए तो ऐसे हमारे पास 5 संख्याएं दिख रही हैं ना, और कोई संख्या तो नहीं जो 10 से 15 के बीच में, नहीं, 5 संख्याएं ऐसी हैं, 5 लिख देंगे, 1 2 3 4 और ऐसे क्रॉस कर देंगे, 5 टैली चिन्ह बन गया। अब 15 से 20 में सब आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 संख्याएं, 7 थे तो 1 2 3 4 और ये 5वां हो गया, और 6 और 7 हो गया, ये बन गया टैली चिन्ह। तो ऐसे भी कर सकते, इस रूप में करें वर्ग अंतराल में, या वैसे ही करें, आंकड़े कम है तो सारे आंकड़ों को ही देख लें जितनी जितनी बार है, वो भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है। ठीक है, कभी कभी वो बोल ही देगा कि वर्ग अंतराल लेकर के 5-5 का अंतर या 10-10 का अंतर लेके वर्ग अंतराल के द्वारा करिए, तब आप वही करिएगा, नहीं तो आप स्वतंत्र हैं, चाहे ऐसा करें चाहे वैसा करें। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन, देखिए माध्य पूछ लिया गया, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या होता है, एक समांतर माध्य का सूत्र होता है, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योगफल, जितने आंकड़े हों उनका योगफल कर लीजिए, आंकड़ों का योगफल और बटे आंकड़ों की संख्या, बटे में क्या लेना है, आंकड़ों की संख्या, जितने आंकड़े हो उसको संख्या नीचे ले लीजिए। तो समांतर माध्य, आप देखिए इस प्रश्न में आपको साफ बोला गया, ये देखिए 1 2 3 4 5 आंकड़े दिए हैं, तो आंकड़ों का योगफल तो ऊपर ऐसे लिख देंगे 3 + 5 + x + 9 + 11। आंकड़ों का योगफल कितने आंकड़े हैं, 5, तो बटे में 5, आंकड़ों की संख्या की जगह 5 कर देंगे, भाई 5 आंकड़े थे ना, 1 2 3 4 5, उसको यहाँ बटे में कर दिया। और समांतर माध्य भी दिया है एक साथ, समांतर माध्य भी यहाँ इस तरफ, समांतर माध्य इधर था, देखिए सूत्र में इधर रख देंगे, तो आपने रखा समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। अब ये एक एक सॉल्व करेंगे, ये बटे वाला 5 इधर आएगा, 7 के साथ गुणे में हो जाएगा, जो चीज़ बटे में होती है दूसरे तरफ गुणे में हो जाती है, इनको जोड़ लीजिए, 5 3 8 8, ये देखिए यहाँ से 11 11 और 9 20 20 8 28, संख्या जुड़ेंगी भाई, 11 9 20 5 25 3 28, x जुड़ नहीं सकता इसलिए प्लस x ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आपको देखिए 7 25 35 हुआ, इधर हुआ 28 + x। अब हम क्या करेंगे, संख्या को भी इधर ले आएंगे, तो 35 में -28 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है इधर माइनस, तो बराबर x, यही x ज्ञात करना था, 35 में 28 माइनस करेंगे, ये भी 7 आ गया। समांतर माध्य भी 7 था, लेकिन ये सॉल्व करके यहाँ जो x अननोन है ये भी आपका 7 आ चुका है। यहाँ से कहा था x का मान बताइए आपका, वो भी 7 हो गया। तो ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछे जाते तो आप बड़े आराम से कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ऐसे माध्य बोले तब भी आप यही करेंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे आप इसी प्रकार से कर लेंगे। आई होप आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। जैसे मैं कहूँ कि 5 6 2x, 5 6 2x, और यहाँ से एक और ले लेते हैं, चलिए 9, ठीक है, का समांतर माध्य, इनका आपको मैं दे देता हूँ समांतर माध्य, समांतर माध्य दे देता हूं यहां से चलिए समांतर माध्य कर लेते हैं हम 20, तो x बताइए।
ठीक है, ये आपका प्रश्न है। अब देखिए समांतर माध्य का वही सूत्र लगाइए, समांतर माध्य बराबर इन आंकड़ों का योगफल, ऊपर होता है 5 + 6 + 2x + 9 और आंकड़े कितने हैं 4। ठीक, समांतर माध्य की जगह कितना दिया है 20, तो इसकी जगह इधर रख देंगे 20 बराबर, इनको जोड़िए 5 6 11 11 9 20 और प्लस का ये 2x और बटे में ये 4, 4 बटे में इधर आएगा गुणे में हो जाएगा तो 20 के साथ गुणे में होगा, 20 चौके 80, इधर 20 + 2x ऐसे ही रहेगा, 20 चौके 80, ये +20 है इधर आएगा तो -20 होगा, उधर अब केवल 2x बचा, 80 में से 20 गया 60 बचा और ये 2x, तो x बराबर आप देख रहे हैं 60/2 हो जाएगा, क्योंकि ये गुणे में है इधर बटे में हो जाएगा, ये कट के आ गया 30, तो जो x का मान है यहाँ पर 30 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर्स निकालने होंगे, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं तो आप कर पाएंगे। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ढंग से सीख रहे होंगे और अच्छे से सीखिए, खूब वीडियोस को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस कराई जा रही है, सारे चैप्टर वाइज वीडियोस देख डालिए और जो भी एक्स्ट्रा वीडियोस आपको मिल रहे हैं ये भी देख लीजिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आप अच्छे मार्क्स से पास हो। वीडियोस को लगातार शेयर करिए, सभी फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।